ये किस तरह हो रही है, प्रोटेस्ट में लोगों की जानें गई हैं, उसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। ठीक कुछ टाइम पहले ऐसी ही चीजें बांग्लादेश में भी हुई थी। लेकिन डीप स्टेट क्या है और अगर ये सच में है, FBI, CIA तक शामिल होती है। कहा जाता है कि डीप स्टेट US प्रेसिडेंट से भी तगड़ी है। 2013 में जब यूक्रेन में प्रोटेस्ट शुरू हुए तो पहले वहां यूक्रेन यूरोप है के नारे लगने शुरू हुए, तो किसी को इसका ज्यादा अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा रूप लेने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब उस टाइम के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के एक फैसले की वजह से प्रोटेस्ट में 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। यूक्रेन में सरकार गिर गई। उसी रात विक्टर कीव से भाग गए और फिर रूस में ही जाकर दिखाई दिए। उसके बाद से आज तक यूक्रेन की क्या हालत है ये आप देख सकते हैं। आज नेपाल में चीजें किस तरह हो रही है, प्रोटेस्ट में लोगों की जानें गई हैं, उसके बाद भीड़ हिंसक हो गई और नेपाल को जिस तरह का नुकसान हो रहा है उसे बनाने में शायद सालों लग जाएं। ठीक कुछ टाइम पहले ऐसी ही चीजें बांग्लादेश में भी हुई थी। ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल है कि ये सब काम डीप स्टेट का तो नहीं? क्या यूक्रेन में जो हुआ वो सच में डीप स्टेट का ही काम था? फिर बांग्लादेश और नेपाल, यह सब सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है। वेल, सही क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन डीप स्टेट क्या है और अगर ये सच में है तो क्या क्या कर सकता है ये आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। Who is the deep state, by the way? Well, I think it's people who have tremendous power. They happen to hate liberty. And they happen to be people that have endorsed, because of their wealth, they've been able to get a lot of wealth. And because of that, they become nihilists. दरअसल माना जाता है कि डीप स्टेट अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी का एक नेटवर्क है जिसमें FBI, CIA तक शामिल होती है। डीप स्टेट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पावरफुल पीपल का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। इसमें मिलिट्री, फाइनेंस, स्पाई नेटवर्क और मीडिया का बड़ा समूह बनता है जो कि दुनिया के कई देशों में सरकार गिराने का काम करते हैं और वहां अपनी पपेट सरकार बना देते हैं। उस देश की जनता को पहले तो लगता है कि भाई नई सरकार बन गई, लेकिन डिसीजन कोई और ही ले रहा होता है। धीरे धीरे वहाँ एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन बन जाता है और वहाँ डीप स्टेट का वर्चस्व हो जाता है और अपने सारे काम कराए जाते हैं। डीप स्टेट एक शैडो गवर्नमेंट की तरह होता है जो दुनिया के बड़े बड़े डिसीजन लेना चाहता है और हर कंट्री में अपना सिक्का चलाना चाहता है। कहा जाता है कि डीप स्टेट US प्रेसिडेंट से भी तगड़ी है, क्योंकि सरकार में भले ही प्रेसिडेंट हो, खेल डीप स्टेट कर देगी। कहा जाता है कि US में एक जूइश लॉबी है जो वहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। इसके अलावा वहाँ कैपिटलिस्ट का भी इंटरफेयर रहता है। इसके अलावा आर्म्स लॉबी गवर्नमेंट के डिसीजन तक रोक देती है। अब डीप स्टेट क्या कर सकता है, इसके कई एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं जिनकी बातें आज भी होती रहती है। 1981 में इक्वाडोर के राष्ट्रपति जो IMF वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने से इनकार कर देते हैं, वो इसके खिलाफ होते हैं। उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिलता। जॉन पंकिंस जो कि एक फॉर्मर अमेरिकन इकोनॉमिक कंसल्टेंट और राइटर हैं, जिन्होंने अपनी फेमस बुक कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में दुनिया को बताया है कैसे अमेरिका की डीप स्टेट और आर्थिक संस्थाएं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक डेवलपिंग कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में फंसाकर उनकी राजनीतिक और आर्थिक आज़ादी छीनती है। पाकिन्स कहते हैं कि अगर कोई देश कर्ज नहीं लेता तो अमेरिका की शर्तें नहीं मानता तो पहले उसे रिश्वत में, दबाव में या झूठे वादों से काम कराने का प्लान तैयार किया जाता है। और अगर यहाँ भी बात नहीं बनती तो जैकल्स यानी कि CIA के जो गुप्त एजेंट होते हैं वो तख्ता पलट या हत्या तक कर सकते हैं। इसके अलावा पनामा के राष्ट्रपति ओमार टोरिहोस की कहानी सुन लीजिए, जिनके बारे में जॉन पंकिंस ने लिखा है कि जो बताते हैं कि अमेरिका चाहता था कि पनामा में उनके सैन्य अड्डे बने रहें और पनामा नहर पर अमेरिका का कंट्रोल बना रहे। ओमार टोरिहोस जो थे वो चाहते थे कि पनामा को वो एक इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर कंट्री के रूप में आगे देखना चाहते हैं। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के भारी कर्जों को लेने से मना कर दिया, साफ कह दिया कि नहीं चाहिए। जॉन पंकिंस ने अपनी बुक में आगे कहा कि मैंने खुद कोशिश की थी कि टोरिहोस को अमेरिका के साइड झुका दिया जाए, उन्हें कर्ज लेने के लिए दबाने की हमारी प्लानिंग थी, लेकिन वो नहीं माने। बाद में पता चलता है कि 31 जुलाई 1981 को ओमार टोरिहोस एक छोटे से फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। विमान अलग ही तरीके से रहस्यमयी सिचुएशन में क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। यहाँ भी ब्लैक बॉक्स गायब था। अब ये तो कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा बांग्लादेश में डीप स्टेट का काम भी आप लोगों ने देख लिया। अगर आप नेपाल का ही हाल ही में एग्जाम्पल देखें तो वहाँ किस तरह जेनजी से शुरू हुआ विद्रोह कब इतने बड़े हिंसा में बदल गया, वो चीज़ आप लोगों ने देख ही ली। नेपाल में जेनजी ने सोशल मीडिया पर #NapoKids और नेपो बेबीज जैसे ट्रेंड से माहौल बनाया। हामी नेपाल जैसे NGO ने इन ट्रेंड को बढ़ावा देकर यंगस्टर्स को अपने साथ खींचा। माना जा रहा है कि डीप स्टेट ताकतें नेपाल में इतना बड़ा विद्रोह करा सकी जिससे उनके हक में चीजें आ जाए। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को डीप स्टेट की तरफ से कराई गई कर क्रांति का मेन पॉइंट माना गया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन, फिर
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार, नेपाल की पार्टी कार्यालय और कुछ नेताओं के घरों को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया, जिसे देखकर लग रहा था कि ये सब तो पहले से प्लान हो रखा है। इसके अलावा माना जाता है कि डीप स्टेट जिस भी देश में सत्ता पलटना चाहती है, वहाँ के मीडिया को भी कंट्रोल करने की साजिश रचती है और लोगों के नैरेटिव को बदलने की कोशिश करती है। मान के चलिए किसी देश में लोगों को ध्यान से भटकाना है, उनके जरूरी मुद्दे ना दिखाकर उन्हें दूसरी चीजों में फंसाया जाए, तो मीडिया का एक वर्ग जो डीप स्टेट का काम कर दे, उसे ये काम दे दिया जाता है, क्योंकि डीप स्टेट को उस देश की मजबूत सरकार पसंद नहीं होती। डीप स्टेट डेमोक्रेसी को डिक्टेट करना चाहती है और वहाँ पपेट सरकार बिठाना चाहती है, क्योंकि उन्हें स्टेबल गवर्नमेंट पसंद नहीं। अब देखो, ये सारी चीज़ें या तो सच है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन इतिहास में जो चीज़ें होती है वो सोचने पर मजबूर करती है कि एक ही तरह की चीज़ें अगर बार बार हो तो ज़रूर उसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ है। आप लोग क्या सोचते हैं? आपको लगता है सच में डीप स्टेट इतनी सारी चीज़ें करता है? कमेंट में बताइए। आप डीप स्टेट के बारे में क्या क्या जानते हैं, समझते हैं, कमेंट में बताइए। जीसी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए।